अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रीडर्स ऑनलाइन क्लास। बेटा हम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसी के कुछ टॉपिक्स आज फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने पहले पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस किया, फिर चार्जेस को डिस्कस किया, फिर हमने कूलम्स लॉ के ज़रिए मैग्नीट्यूड निकाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, फोर्स ऑफ रिपल्जन का। फिर हमने डिस्कस किया कि हम इन तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। फिर डिस्कस किया कि हम इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या फोर्सेस ट्रेवल कैसे करती हैं, जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सारा डिस्कस किया। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है और इसमें से एमसीक्यूज़ भी आते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको लॉन्ग के हिसाब से करेंगे, इसके दरमियान से कट करके जो जो शॉर्ट आते हैं हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो गॉसेस लॉ है साइंटिस्ट के नाम पे डेफिनेटली ये उसने क्यों स्टेट किया था, इसके पीछे बैकग्राउंड पे क्या रीज़न थी कि उसको ये लॉ देना पड़ा। पहली रीज़न ये थी कि गॉसेस लॉ जो स्टार्ट होता है उसकी वजह क्या थी कि हम ये देख लें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, जो हमने कहा कि स्ट्रेंथ होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर लेकिन एक इनविजिबल चीज़ है, हम उसको देख नहीं सकते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस चार्ज की किस जगह पे कौन कितनी इंटेंसिटी है। तो उसके लिए हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि हम एक पॉइंट चार्ज लेकर जाते हैं किसी की फील्ड के अंदर, ठीक है, और उसके ज़रिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है। फोर्स ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली गॉसेस लॉ जो गॉसेस ने दिया था उसका मेन पर्पस क्या था, किसी भी चार्ज की जिसकी फील्ड आप चेक करना चाहते हैं, उसकी फील्ड के अंदर अगर अपनी इंटेंसिटी निकालनी है और चेक करनी है कि क्या यहाँ पे किसी फील्ड की एग्जिस्टेंस है या फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो हम गॉसेस लॉ के ज़रिए उसको फाइंड आउट करते हैं। ये उसका बैकग्राउंड था। अब गॉसेस लॉ के लिए फिर जब गॉसेस लॉ उसने फाइंड आउट करने के लिए एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना शुरू की। इमेजिनरी सरफेस जो हम यूज़ करेंगे इस सारे प्रोसीजर के अंदर, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस तो क्योंकि इसलिए नाम है क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे है, अदरवाइज़ ये इमेजिनरी सरफेस है। बेसिकली ये जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं उस पॉइंट के को अंदर शामिल करके एक सरफेस इमेजिनरी सरफेस बनाई जाती है जिसमें से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है। तो उस इमेजिनरी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। चलिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्म है। अब गॉसियन हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्फेरिकल कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास जो आप बुक वाली भी कर सकते हैं, कोई भी सरफेस है, 3 डायमेंशनल सरफेस है, उसके सेंटर में हम चार्ज रख देते हैं। ठीक है, अब उसकी चार्ज की जो फील्ड होगी वो तो 3 डायमेंशनल फील्ड होगी, हर तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि हमने सेंटर में रखा है तो फील्ड और है भी स्फेरिकल, तो जो फील्ड है वो हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूरी सरफेस पे ऑलमोस्ट इक्वल होगी। ठीक है, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसमें जो साथ साथ सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया स्ट्रेट होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्फेरिकल शेप है, तो हम अब इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना तो मुश्किल हो जाएगी। फिर हम ऐसे करते हैं, इसके छोटे छोटे पैचेस बना देते हैं, या वर्ड यूज़ के वहाँ पे भी पढ़ा था, डेल ए यूज़ किया गया था फ्लक्स के लिए। ठीक है, हम इसके छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं। अब छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे, ठीक है, तो हम हर पैच का इंडिविजुअल निकालेंगे और लास्ट में टोटल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट पे, हमारे पास फार्मूला इज इक्वल टू क्यू के क्यू ओवर जो आपके पास रिटर्न में गिवन है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था वो था इज इक्वल टू डेल ए। ठीक है, अब डेल एक है, अगर हम किसी कंसीडर करें कोई भी एक सरफेस एरिया A1। ठीक है, इस तरह पूरी बॉडी को अगर हम n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड करेंगे तो जब सबका सम ले लेंगे तो वो डेल ए हो जाएगा, या इस फिगर में डेल एस लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिक सारे डिस्टेंस के लिए। अब हम क्या करने लगे हैं, पिछले फॉर्मूले के अंदर ई की जगह पे ई की वैल्यू और डेल एस की जगह पे हम डेल एस की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब पूरी की पूरी ये जो है फ्लक्स आपने देखा था, फ्लक्स हमारा डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉज यूज़ करेंगे, कॉज भी यूज़ करेंगे,
एक पैच देख ले, कोई भी एक पैच देख लें, ई की डायरेक्शन भी सेम है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि फ्लक्स की जो दोनों डायरेक्शन है ई और ए के दरम्यान जो एंगल बनेगा वो ज़ीरो का बनेगा और है भी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉस ज़ीरो इस्तेमाल होगा, ई की जगह पे आप ई पुट करें और डेल एस की जगह पे आप वेक्टर ए का टोटल सम जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम नीचे फ्लक्स की जो हम निकाल रहे हैं, हमने ई की जगह पे 1/4πs/Q/r² पुट किया और पूरी सरफेस एरिया की जगह पे 4πr², क्योंकि जो हमारे स्फेरिकल शेप होती है बॉल टाइप, उसका सरफेस एरिया होता है वो यही होता है। ठीक है, सबका सम। और जो कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आता है टोटल जो गॉसेस लॉ का फार्मूला या एंड, वो Q और S1/0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम समेशन लेते हैं सब की फ्लक्स का, जितने पैचेस हमारे पास मौजूद हैं जो हम कंसीडर करेंगे या पैचेस में हम किसी सरफेस को डिवाइड करेंगे, क्यों करते हैं? क्योंकि कर्व सरफेस के लिए ये फ्लक्स का फॉर्मूला नहीं होता और अगर हमने इसको अप्लाई करना है तो हम इसको छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में, इतने स्मॉल पैचेस होंगे कि वो तकरीबन स्ट्रेट सरफेस की तरह बिहेव करेंगे। तो सारे पैचेस को जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप बन जाती है और स्फेरिकल शेप का जो टोटल सम है वो 4πr² होता है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि पूरी सरफेस में से जो फ्लक्स है वो सम होता है सब फ्लक्सेस का जो हर एरिया में से गुजर होता है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है? Q और S1/0, यानी कि उस चार्ज पे जो कि सेंटर में है उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर ज़्यादा हैवी चार्ज है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज़ाहिर बात है फील्ड लाइन ज़्यादा पास करेंगी और अगर कम स्ट्रॉन्ग है तो फील्ड लाइंस कम पास करेंगी। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, वहाँ पे इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होगी। तो डिपेंड अंडरस्टूड कर रही है चार्ज पे और ज़ाहिर बात है मीडियम पे। ES1 और मीडियम, जो चार्ज और सरफेस के दरमियान मीडियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मीडियम अगर इंसुलेटिंग हो जाएगा तो आपको पता है इलेक्ट्रिक कूलम फोर्स में आपने पढ़ा है कि फोर्स का उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि जो हमारे पास गॉसेस लॉ है उसका वो हम स्टार्ट करने लगे हैं ये एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये गॉसेस लॉ हमारी डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। अब ये एप्लीकेशन इसकी MCQs के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है। पहला हिस्सा जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है वो आता है स्टेट गॉसेस लॉ, जो हमने पीछे किया है वो वाला हिस्सा इम्पॉर्टेंट है। अब उसकी पहली एप्लीकेशन है, ये पेपर शॉर्ट में नहीं आती ना लॉन्ग में आती है, नॉर्मली ये बेसिकली आती है आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ये है क्या कि गॉसेस लॉ हमें हेल्प करता है किसी भी सरफेस के अंदर बाहर कहीं पे भी अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करनी है किसी भी चार्ज की, तो हम गॉसेस सरफेस के गॉसेस लॉ के ज़रिए निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक बॉडी समझ लें, स्फेरिकल शेप है। ठीक है, पहली एप्लीकेशन है। अगर आप गौर से देखें तो इसको इसके अंदर सेंटर में उन्होंने कंसीडर किया बस सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है, कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा उन्होंने। ठीक है, अब चार्ज उन्होंने सरफेस के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, यानी कि मेटल की सरफेस के ऊपर चार्ज है। अब जब चार्ज स्प्रिंकल करेंगे पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू, क्योंकि सेम चार्ज है तो अपने आप को खुद अरेंज कर देंगे ड्यू टू रिपल्जन। ठीक है, सेंटर में कोई चार्ज नहीं है। अब सेंटर में एक पॉइंट वो लेते हैं और उस पॉइंट के ऊपर वो चेक करना चाहते हैं क्या उस ऊपर वाले चार्जेस का, यानी कि जो सरफेस पे चार्जेस मौजूद है उनका अफेक्ट इसके अंदर मौजूद होगा, मतलब सिलेंडर स्फेरिकल शेप मेटेलिक शेप के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो एक पॉइंट लिया, उसी तरह गॉसियन सरफेस हमने ली जो जिसका रेडियस कम है टोटल सरफेस से, और अंदर हमने उस पॉइंट में से गुजारा ताकि हम इस सरफेस में से निकाल लेंगे फ्लक्स। अगर फ्लक्स आना हुआ तो जो इस सरफेस में से होगा वही इस पॉइंट में से होगा। ठीक है, तो हमने इसका क्या निकाला, हमारे पास जो गॉसियन सरफेस जो बड़ा सिलेंडर है, जो मतलब पूरा एक स्फेरिकल शेप वाली जो मेटेलिक बॉल थी उसका रेडियस R था। अब जो हमने गॉसियन सरफेस बनाई है उसका रेडियस स्मॉल r है, क्योंकि मतलब छोटी और अंदर सेंटर में हमने ली है। ठीक है, अंदर चार्ज जो है वो ज़ीरो है। अब जब हम इसको फोर्स फार्मूला लगाते हैं, गॉसेस लॉ लगाते हैं, तो हमारे पास फ्लक्स क्या था, Q/S1/0, और Q जो है डेफिनेटली अंदर सेंटर में ज़ीरो है। जब Q ज़ीरो होगा तो फ्लक्स ज़ीरो होगा। जब फ्लक्स ज़ीरो होगा तो जो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था, phi = E डॉट डेल A।
ठीक है। अब फ्लक्स ज़ीरो है तो हमारा जो फ्लक्स वो वाला फॉर्मूला है उसमें अगर हम फ्लक्स में ज़ीरो पुट कर दें तो हमारे पास दो चीज़ें ज़ीरो हो सकती है, या ई या ए। अब जारी बात है सरफेस ए तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जब मेटेलिक सरफेस है उसकी सरफेस पे चार्ज हो तो उसका इफेक्ट अंदर नहीं पड़ता और अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट बाहर नहीं पड़ता। अब इस सारे उसका हमारे में क्या फ़ायदा है डेली लाइफ में, जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं हैवी हैं, उनको सेव करने के लिए आपने नोट किया होगा कि हम मेटल सरफेस के अंदर कवर करते हैं। जिस तरह आपका फ्रिज है या ओवन वगैरह है, उसकी सरफेस बाहर से मेटल की होती है ताकि बाहर की किसी भी चार्ज की या किसी फील्ड का इफेक्ट अंदर की वर्किंग पे ना हो और अंदर वाली फील्ड का इफेक्ट बाहर ना हो। तो हम मेटल बॉडी यूज़ करते हैं क्योंकि बाहर वाले चार्ज के इफेक्ट अंदर नहीं जाता और अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट बाहर नहीं जाता।